नमस्कार दोस्तों कर्नाटका के राजनीति में एक बड़ा हलचल देखने को मिल रहा है। कल से आपने देखा होगा काफी चर्चा हो रही है कि वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धरामैया वो रिजाइन करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं उन्होंने इसका अनाउंसमेंट कर दिया है और यहां पर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं डीके शिव कुमार, जो कि काफी लंबे समय से चर्चा में थे कि कब उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, वो यहां पर बनने जा रहे हैं। आप देख सकते हो खबर, सिद्धरामैया अनाउंसेस हिज रेजिग्नेशन एज कर्नाटका सीएम टू कैबिनेट इन ब्रेकफास्ट मीट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, यहां पर कांग्रेस में चल क्या रहा है, पहले क्या हुआ था, क्योंकि 2023 में जो चुनाव हुआ था तो काफी मशक्कत के बाद सरकार बनी थी। मतलब यहां पर चीफ मिनिस्टर कौन होगा इसको लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ था, इसका इंपैक्ट क्या होगा। और अभी एक और चीज बताया जा रहा है कि गवर्नर वहां पर नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेकर क्या लिखा गया है, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करें, हमारा जो नया बैच दोस्तों स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर एडमिशन लेने का लास्ट डेट है 31 में। जो यूपीएससी बैच है दोस्तों, इसमें आपको एग्जैक्टली एक साल आप मिल रहे हैं प्रॉपर तैयारी के लिए। यहां पर मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलने वाला है, जो स्मार्ट मॉडल हम लेकर आए हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए क्या है ना कि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई गई थी कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी के द्वारा, जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर मौजूद थे, यहां पर जो मिनिस्टर्स हैं वो मौजूद थे। इसी बीच उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि वो चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन करेंगे। और मैं आपको बता दूं, उस मीटिंग में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं डीके शिव कुमार, वो भी मौजूद थे, क्योंकि वही अगले सीएम बनने जा रहे हैं। और ये जो ब्रेकफास्ट था, ये कोई ऑर्डिनरी सोशल मीटिंग नहीं था। ये तब हुआ है जब ऑलरेडी कांग्रेस के हाई कमांड में, मतलब दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी है, उसमें ऑलरेडी इस चीज को लेकर नेगोशिएशन चल रहा था काफी समय से। कई राउंड्स ऑफ टॉक्स दिल्ली में हुए, शिव कुमार के जो सपोर्टर्स हैं लगातार प्रेशर बनाए हुए थे। तो ये जो अनाउंसमेंट है, आप कह सकते हैं एक फॉर्मल पावर ट्रांजिशन होने जा रहा है कर्नाटका के कांग्रेस में। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इतना बड़ा पॉलिटिकल स्टोरी क्यों है, क्योंकि देखिए क्या है ना कि कर्नाटका कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे ही कांग्रेस पार्टी अगर आप देखोगे पूरे देश भर में बहुत कम जगह बची है। अलग अलग राज्यों में अगर आप देखो, आज के डेट में सबसे ज़्यादा बीजेपी पावर में है। तो फाइनेंशियली और पॉलिटिकली दोनों ही कर्नाटका कांग्रेस पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड वन ऑफ द फ्यू स्टेट जहां पर कांग्रेस डायरेक्टली बीजेपी को डिफीट की है, अदरवाइज कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल हो गया था। तो इसी की वजह से कर्नाटका में अगर कोई भी इंस्टेबिलिटी आती है कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो वो कांग्रेस की नेशनल पॉलिटिक्स को अफेक्ट करेगा। जो अपोजिशन की यूनिटी है 2029 में जो लोकसभा चुनाव आएगा उसके पहले, तो ये सिर्फ एक स्टेट का इशू नहीं है, इसका नेशनल इंप्लीकेशन है। दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहां पर अब थोड़ा सा इस इशू को समझने की कोशिश करते हैं। 2023 में कर्नाटका असेंबली का इलेक्शन हुआ था। अब अगला जो चुनाव है वो कब होगा, 2028 के एंड में, ठीक है। लेकिन 2023 में जब हुआ था और कांग्रेस को ह्यूज विक्ट्री मिली थी, 135 सीट कांग्रेस को, बीजेपी को 66 और जेडीएस को 19 सीट्स, मतलब एक बड़े मार्जिन से कांग्रेस ने जीता था। तो आसानी से उनके चीफ मिनिस्टर होने चाहिए थी। लेकिन यहां पर जो दो लीडर्स क्लेम कर रहे थे चीफ मिनिस्टर पद के लिए, एक थे सिद्धरामैया जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं, और डीके शिव कुमार। तो यहां पर काफी नेगोशिएशंस हुआ। डीके शिव कुमार के सपोर्टर्स काफी प्रेशर डाल रहे थे, वो भी चाह रहे थे कि यहां पर उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। तो कांग्रेस हाई कमांड के सामने काफी बड़ा डायलेमा था, क्योंकि सिद्धरामैया इलेक्टोरली काफी पॉपुलर थे, लेकिन जो डीके शिव कुमार हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कर्नाटका में काफी मशक्कत से बिल्ड किया था। मतलब काफी ज्यादा उसमें फाइनेंस, जो क्योंकि अच्छा खासा पैसा है, तो यहां पर मेहनत करके काफी अच्छा खासा से उन्होंने कर्नाटका कांग्रेस को तैयार किया। और यहां पर फाइनली कॉम्प्रोमाइज किया गया। यह कहा गया कि सिद्धरामैया को अभी के लिए चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, शिव कुमार को जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। और रूमर्स चल रहा था कि रोटेशन बेसिस पर यह होगा, मतलब जब आधा टर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी एग्जैक्टली 2.5 साल हो गए हैं कर्नाटका सरकार को बने, तो यहां पर नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और कुछ वैसा ही अब होने जा रहा है, मतलब जो चीज सोचा गया था 2.5 साल पहले, वही अब यहां पर हो रहा है। अब क्वेश्चन यह है कि डीके शिव कुमार है कौन। देखो, ही इज वन ऑफ कांग्रेस मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशनल लीडर। मतलब मैं आपको बताऊं तो कर्नाटका में एक कम्युनिटी है, वो कलिगा कम्युनिटी, जो कि कर्नाटका की डोमिनेंट एग्रेरियन कास्ट है, उनसे बिलोंग करते हैं। डीके शिव कुमार इतने पावरफुल क्यों हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अच्छा खासा उनका कंट्रोल है। मैंने आपको पहले ही बताया, उन्होंने कर्नाटका कांग्रेस को रीबिल्ड किया था। एमएलएस को मैनेज करना हुआ, कैंपेन को कोऑर्डिनेट करना हुआ, अलायंसेस को हैंडल करना, वो सारी चीजें उन्होंने बखूबी निभाई हैं। फिर इसके अलावा
अलावा क्राइसिस मैनेजर के तौर पर भी उनको देखा जाता है। आपको याद होगा 2019 में महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस आया था। यहाँ पर ये बोला जा रहा था कि बीजेपी जो है कांग्रेस के लीडर्स को पोच कर लेगी, यहाँ पर उनके एमएलएस को अपने अंडर में ले लेगी। तो तुरंत यहाँ पर जो सबसे पहला ख्याल आया कि उनको कर्नाटका भेजा जाए, डीके शिव कुमार सब कुछ संभाल लेंगे। जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही है ना, जैसे ही कोई जीतता है क्लियर सरकार, पता नहीं किसकी बनेगी नहीं बनेगी, तुरंत सब अपने एमएलएस को बचाने की कोशिश करते हैं कि कोई पोच ना कर ले। तो उसमें डीके शिव कुमार ने जो महाराष्ट्र के एमएलएस हैं उनको काफी अच्छे से बचा कर रखा था ताकि बीजेपी जो है ना ले सके। अब क्वेश्चन ये आता है कि कांग्रेस ने फिर शिव कुमार का जो एलिवेशन है उसको क्यों रोक दिया? क्या है कि सिद्धरामैया एक तो पॉपुलर थे उस समय, जितने भी सर्वेज हो रहे थे कांग्रेस के अंदर बोला जा रहा था कि सिद्धरामैया जो है पॉपुलर हैं, मास लीडर हैं, और इमीडिएटली अगर हम उनको रिप्लेस करेंगे तो गवर्नेंस इंपैक्ट होगा, वेलफेयर स्कीम्स, वोटर ट्रस्ट हट जाएगा, और साथ ही साथ इंटरनल रिवोल्ट का भी खतरा था। सिद्धरामैया के बहुत सारे लॉयलिस्ट एमएलएस बने और यहां पर उनको अचानक से हटाया जाता तो जो फैक्शनल होता है ना, रेबेलियन जो होता है फैक्शनल ग्रुप के द्वारा, वो हो सकता था, कैबिनेट में इंस्टेबिलिटी आ सकती थी। और क्योंकि 2024 में लोकसभा का भी इलेक्शन आना था तो उसको देखते हुए ये कहा गया कि अभी के लिए सिद्धरामैया को ही चीफ मिनिस्टर बने रहने देना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि फिर अब डीके शिव कुमार को क्यों बनाया जा रहा है? देखो, अब डीके शिव कुमार के जो कैंप है उसमें जो उनके सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी प्रेशर डाल रहे थे। उनमें कहीं ना कहीं एक प्रकार से वो हो गया था कि भाई देखो अब 2.5 साल हो चुके हैं, कब तक हम यहाँ पर जो है चुप बैठेंगे। तो इसकी वजह से काफ़ी प्रेशर था और हाई कमांड भी चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है। जैसे कांग्रेस की जो लीडरशिप है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, तो वो भी चाहते थे कि यहाँ पर एस्केलेशन ना हो जाए मामला, उसके पहले ही कोई डिसीजन ले लिया जाए। और साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, फ्यूचर इलेक्शन, कांग्रेस पार्टी को अभी क्या है 2028 में फिर से कर्नाटका के अंदर इलेक्शन होंगे तो उसमें एंटी इनकम्बेंसी का खतरा हो सकता है। तो उसके पहले ही यहाँ पर एक नए चीफ मिनिस्टर को बना दो, नया चेहरा ले आओ। ये बीजेपी भी काफ़ी अच्छे से करती है, कई बार आपने देखा होगा, चाहे उत्तराखंड है, कई जगह गुजरात में आप देख लो, कई बार किया है बीजेपी ने। यहाँ पर तुरंत जो है चेहरा बदल देते हैं ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो यहाँ पर हट जाए एक प्रकार से। तो हो सकता है कांग्रेस भी उसी प्रकार की स्ट्रैटेजी अपना रही होगी। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशनली क्या होने वाला है? देखो, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले चीफ मिनिस्टर गवर्नर को रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं, फिर जो कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी है वो अपने नए लीडर को चुनेगी, क्योंकि यहाँ पर चुनाव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्योंकि अभी पूर्ण बहुमत कांग्रेस पार्टी के पास है तो कांग्रेस पार्टी में से ही कोई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, नए चुनाव की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी जो है नए लीडर को चुनेगी, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली डीके शिव कुमार होंगे। उसके बाद गवर्नर जो है वो नए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए नए लीडर को बुलाएंगे और फिर उनका जो चीफ मिनिस्टर का ओथ है वो लिया जाएगा अंडर आर्टिकल 164। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा था कई न्यूज़पेपर में अलग अलग जगह हेडलाइन आ रही थी कि सिद्धरामैया वेज एग्जिट बट गवर्नर एब्सेंट एज कर्नाटका सीएम, सस्पेंस डीपेन। तो इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे मान लो अगर सिद्धरामैया को रेजिग्नेशन देना है लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो गवर्नर साहब हैं वो है नहीं, गहलोत साहब हैं, बेसिकली थावर चंद गहलोत। वो क्या है, बताया जा रहा है कि अभी वेडनेसडे को ही 10:30 बजे बेंगलुरु से निकल गए थे, इंदौर की फ्लाइट उन्होंने पकड़ी थी और फैमिली इमरजेंसी कुछ बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं लौटे हैं। तो यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि इस केस में क्या होगा, क्योंकि सिद्धरामैया को आज हो सकता है कि आज या कल यहाँ पर रेजिग्नेशन भेजना पड़े। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? क्या गवर्नर का प्रेजेंस जरूरी है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। मतलब कहीं पर यह नहीं कहा गया है कि गवर्नर साहब को राजभवन में ही होना चाहिए अगर चीफ मिनिस्टर साहब रेजिग्नेशन देने आ रहे हैं। यहाँ पर रेजिग्नेशन हैंड डिलीवर्ड होना चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। मतलब फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करता है कि आपको गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपना है। यहाँ पर कहाँ पर गवर्नर है कहाँ नहीं है उसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो हो सकता है अब यहाँ पर होंगी क्या चीज़ें, पॉसिबली हो सकता है कि ऑफिशियल रिटन कम्युनिकेशन दिया जाएगा। मतलब जो चीफ मिनिस्टर हैं वो चीफ सेक्रेटरी के थ्रू राजभवन के जो ऑफिशियल्स हैं उनको जो है यहाँ पर रेजिग्नेशन लेटर भेजेंगे। और यहाँ पर आप देखोगे तो यही बोला गया है कर्नाटका चीफ मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा कि सिद्धरामैया जो है ही विल स्टिल सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द गवर्नर्स ऑफिस। तो वो हो सकता है क्योंकि यहाँ पर गवर्नर अगर इंदौर में हैं
तो वहीं से वो इसको अप्रूव कर सकते हैं। उनका फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं होगा। और मान लीजिए जब गवर्नर साहब वापस आएंगे तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह निभानी है वो यहाँ पर हो जाएगी, कि यहाँ पर जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होना है, जो भी कुछ होना है बेसिकली, ठीक है, वो डीके शिव कुमार का जो है वो बाद में हो जाएगा। और तब तक एज अ केयर टेकर गवर्नमेंट के तौर पर जो है सिद्धारमैया चला सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कैन नॉट फ्रीज। हमारे देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है उसमें यह कहा जाता है कि गवर्नेंस कैन नॉट स्टॉप मियरली बिकॉज एन ऑफिस होल्डर इज ट्रैवलिंग। जैसे मान लो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अगर वो यूएस गई हुई हैं, किसी फॉरेन कंट्री गई हैं, भारत में अगर किसी मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना है, किसी कुछ भी है, तो क्या द्रौपदी मुर्मू जी जब तक नहीं आएंगी तब तक नहीं होगा? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसकी वजह से फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा, कोई रेजिग्नेशन नहीं दे पाएगा, कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा, किसी का इमरजेंसी अप्रूवल कराना है, गवर्नेंस पैरालाइज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं रखी गई हैं ताकि आपस में मिलजुल कर जो है चीज़ों को आसानी से बढ़ाया जा सके। अच्छा, यहाँ पर एक और लास्ट में क्वेश्चन ये आता है कि अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन करेंगे तो कैबिनेट का क्या होगा? देखो, भारत के अंदर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम चलता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी अभी मिनिस्टर हैं कर्नाटका के अंदर, वो चीफ मिनिस्टर की वजह से ही एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन किए तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री गिर जाती है, ये आपको समझना पड़ेगा। मतलब जो मिनिस्टर्स हैं दे आर अपॉइंटेड बाय सीएम्स एडवाइस। तो इसी की वजह से जब डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो अपने खुद की कैबिनेट, कौन कौन मंत्री होगा, क्या होंगे, उनके खुद के लॉयलिस्ट कौन होंगे, तो वो सारी चीज़ें फिर वापस से स्टार्ट होंगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली कर्नाटका में चल क्या रहा है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का? भारत में जो गवर्नर होते हैं उनके पास कौन सा डिस्क्रिशनरी पावर है, ये बताना है। और उसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027, 28, 29, ये जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, इसको आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाएगी। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाएगा, मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन, टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और भी कोई जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।